हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। ठीक है, तो इनका जो टर्म है वो 2 टर्म रहा था, 1757 से लेकर 1760 तक ये फर्स्ट टर्म में थे, और फिर सेकेंड टर्म था इनका 1765 से लेकर 67, सेकेंड इनिंग आप इनकी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण कौन कौन से इन्होंने महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए थे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनके समय में और कौन कौन से मुख्य मुख्य जो इंसिडेंट हुए थे, घटनाएं हुई थी, वो क्या क्या हुई थी। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके समय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय पे हुई थी। ये हुई थी 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। ये किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और सिराजुद्दौला की जगह पर किसको नवाब बनाया गया था? बंगाल का पपेट नवाब बनाया गया था, मीर जाफर को। और उसके बाद आप अगर देखें तो इनके अन्य महत्वपूर्ण काम में था, इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने किया था ड्यूअल सिस्टम या डायरकी भी आप जिसको कहते हैं, डायरकी इन बंगाल। तो इसमें क्या किए गए थे? इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को। इसमें निजामत को अलग कर दिया गया था। निजामत इसमें क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। ये किसके पास था? नवाब के पास था। यानी कि जो आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर है, जो आप जिसको होम मिनिस्ट्री कह सकते हैं, वो किसे दिया गया? नवाब अपने के पास रहना था। और जो भी पैसा वसूल करना है, यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड सारी चीजें, एंड फॉरेन अफेयर्स, ये किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखा था। तो ये डायरकी किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसके समय पे हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया, निजामत को अलग कर दिया गया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, जो किसका काम था? नवाब का काम था। और राजस्व वसूल करना, आर्मी की देखरेख, आर्मी रखना, और फॉरेन अफेयर्स किसके हाथ में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ तक कि नवाब अगर अपने किसी पड़ोसी राज्य के साथ भी डिस्कशन कुछ करते तो वहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद रहती थी, उनकी सेना मौजूद रहती थी। तो इस तरह से देखिए किस तरह से पंगु बनाया गया था नवाब को धीरे धीरे। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के समय ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? किसको किसको पता है? तो आपको पता होगा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये जो दो वॉर हुए, ये कब हुआ? 1764 में। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये दो इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे, जिसको डिस्कस किए बिना आप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे, जिसमें भारत में उन्होंने अपने कंपनी के शासन की नींव रखी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी बनकर आए थे, एक ट्रेडर्स बनकर आए थे, इसी दो बैटल्स में यहाँ के नवाब को हराने के बाद, बंगाल के नवाब को हराने के बाद ही उन्होंने अपना शासन स्थापित करने की शुरुआत करी थी। उनका ऐसा नहीं था कि वो ये सोच कर आए थे कि हम भारत में जाएंगे और शासन करेंगे। नहीं, धीरे धीरे चीजें ऐसी घटनाएं घटित होती चली गई, उसके बाद उनका शासन यहाँ एस्टेब्लिश होता चला गया। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। और इन दोनों बैटल्स के जो वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप उसे देखें तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप इन दोनों बैटल्स को समझे बिना ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ ही नहीं सकते। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। और रॉबर्ट क्लाइव की सेकेंड इनिंग कब हुई थी? 1765 में स्टार्ट हुई थी, 1760 के बाद। तो इस समय गवर्नर कौन थे बंगाल के? किसको किसको पता है?
बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे बंगाल के गवर्नर कौन थे? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये हुई थी 1765 में। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये किसके समय में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके समय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। लेकिन जो उस समय गवर्नर थे बंगाल के, वो क्लाइव नहीं थे। वो कौन थे? वेसी टाट बंगाल के कौन थे? उस समय गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। कौन थे? वेसी टाट गवर्नर थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुई थी। तो इसमें दो ट्रीटी की गई थी। जो फर्स्ट ट्रीटी की गई थी वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की गई थी। पहली ट्रीटी जो हुई थी अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला के साथ की गई थी। और जो सेकेंड ट्रीटी की गई थी वो की गई थी मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड के साथ की गई थी। तो शुजा-उद-दौला के साथ और मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड के साथ की गई थी। तो ट्रीटी एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसमें जिसमें एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ जो थे वो मीर कासिम थे जो बंगाल के नवाब थे, शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, और जो तीसरे थे वो थे मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों की ज्वाइंट आर्मी थी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड की। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उसमें उसे कौन लीड कर रहे थे? ब्रिटिश आर्मी के मेजर थे हेक्टर मुनरो, वो उसे लीड कर रहे थे। और इनकी इनकी संख्या बहुत कम थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की संख्या, फिर भी ये जीत गए थे। और उसके बाद ही क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। तो इस ट्रीटी में क्या किया गया? जो पहली ट्रीटी शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब के साथ हुई थी उसमें इलाहाबाद और कारा ये एरिया किसको दिया गया? मुगल एम्पेरर को देने के लिए कहा गया। किस मुगल एम्पेरर यानी कि शाह आलम सेकंड को देने के लिए कहा गया, शुजा-उद-दौला को। और इनको एज ए क्षतिपूर्ति 50 लाख देने थे। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, शुजा-उद-दौला को, यानी कि अवध के जो नवाब थे उनको करा और इलाहाबाद का एरिया किसको देना था? मुगल सम्राट को देना था। और 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे पॉइंट थे जो वीडियो में मैंने डिस्कस किया। और मुगल एम्पेरर जो शाह आलम सेकंड थे उनके साथ जो ट्रीटी की, ये जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव किससे मिल रहे हैं? शाह आलम सेकंड से मिल रहे हैं। और जो संधि है वो दिखा रहे हैं, दे रहे हैं शाह आलम सेकंड को। तो शाह आलम सेकंड के साथ क्या किया गया था संधि में? इन्हें कहा गया था कि इनको कहाँ रहना है? इलाहाबाद में ही रहना होगा, कंपनी के संरक्षण में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहना पड़ेगा। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा उड़ीसा की दीवानी 26 लाख एनुअल के बदले किसको देनी पड़ी थी? इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि जो रेवेन्यू वसूल करने का जो काम किसको देना पड़ा बंगाल का? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा, शाह आलम सेकंड को। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम सेकंड को क्या देती? 26 लाख रुपए साल का देती। और साथ ही रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर ही जो दस्तक था फारूक सियार ने 1717 में एक फरमान दिया था, जिसको दस्तक कहा जाता है, कि 3,000 रुपए साल में देने थे। बदले में उनको मोनोपोली मिला था बंगाल में व्यापार करने का, ट्रेड करने का। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में दस्तखत का दुरुपयोग बहुत किया गया। थर्ड पार्टी को भी देते थे और उनको व्यापार करने का अधिकार थर्ड पार्टी को भी मिल जाता था। जबकि ये किसके लिए दिया गया था? फारूक सियार ने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिया था। लेकिन ये
दूसरे और तीसरे किसी भी को भी दे देते थे साइन करके, खुद को ही क्या बंगाल का नवाब समझने लगे थे। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये भी कहा जाता था कि क्लाइव ने बंगाल के नवाब को तो हरा दिया है, लेकिन खुद क्या बन गए, बंगाल के नवाब बन बैठे हैं, क्योंकि किसी को भी दस्तखत का दुरुपयोग करने की इजाजत मिल चुकी थी। क्लाइव के समय बहुत मिसयूज हुआ था, बहुत लूट हुआ था दस्तखत का, जो फारूक सियार के द्वारा दिया गया था। और साथ ही दो उप दीवान को नियुक्त किया गया, दो उप दीवान को नियुक्त किया गया बंगाल के सभी एरिया के लिए। बंगाल के लिए किसको फिक्स किया गया था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए अगर आप देखें तो बिहार के लिए राजा सिताब राय, ये दो उप दीवान नियुक्त किए गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी, एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी, और डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो गवर्नर थे वो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो नेक्स्ट तो बहुत सारे रहे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम जिस गवर्नर की बात करेंगे वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर थे, तो एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इनका कार्यकाल रहा 1772 से लेकर 74 तक एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर के रूप में। लेकिन आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि 1773 में एक एक्ट आई थी जिसको क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आई थी, कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण थोड़ा गवर्नमेंट का स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग अब जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या कहा जाने लगा, उनको कहा जाने लगा कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरह से जो पहले गवर्नर जनरल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के वो हुए वॉरेन हेस्टिंग, और एज ए गवर्नर जनरल जो इनका कार्यकाल था वो था 1774 से लेकर 1785 तक एज ए गवर्नर जनरल इन्होंने काम किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट और बता देती हूँ कि 1750 में 1750 में ये एज ए क्लर्क आए थे, एज ए क्लर्क जिसको राइटर भी कहते थे। तो 1750 में ये एज अ क्लर्क आए थे, राइटर आए थे, और अपनी एबिलिटी के दम पर पहले तो क्या बने, कासिम बाजार के अध्यक्ष बने। कासिम बाजार के क्या बने, अध्यक्ष बने। कासिम बाजार के अध्यक्ष बनने के बाद फिर ये बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल, और उसके बाद कंपनी के क्या बने, गवर्नर जनरल बने। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं कि इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ काम किए गए थे वो क्या क्या थे, जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इनका बहुत इंटरेस्ट था कि जो इंडिया है उसका कल्चर कैसा है। आप इसको ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी भी कह सकते हैं कि ये उनकी ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी थी। उस जो यूरोप है उसको हम वेस्ट कहते हैं, और ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये ईस्ट का एरिया था। तो ये जो ईस्ट का जो एरिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, तो इसके कल्चर को जानने की वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत कोशिश की, और इन्होंने लगभग जितने भी होली बुक्स थे उनको क्या किया, ट्रांसलेट कराने का काम किया। जितने भी होली बुक थे जिसमें कि गीता हो या फिर कुरान हो, सबको ट्रांसलेट कराने का काम किया था। किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और 1772 में हर डिस्ट्रिक्ट में दीवानी और फौजदारी कोर्ट क्या किए गए थे, सेटअप किए गए थे। 1772 में डिस्ट्रिक्ट में क्या किए गए थे, दीवानी एंड फौजदारी
फौजदारी कोर्ट सेटअप किए थे, यानी कि दीवानी कोर्ट अलग कर दिए गए थे एंड फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट को अलग किया गया था। 1772 में हर डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया था। और एक जो इम्पोर्टेंट काम इनके द्वारा किया गया था, ये ट्रेजरी को ये कहाँ से लेके चले गए थे? मुर्शिदाबाद से लेकर कहाँ चले गए थे? कलकत्ता चले गए थे। मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? कैलकाता। ट्रेजरी यानी कि कोषागार जो था, राजकीय कोषागार जो था, उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया गया? कलकत्ता कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1773 में इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, पास किया गया था। और 1781 में मुस्लिम के एजुकेशन के लिए इन्होंने फर्स्ट मदरसा भी इस्टेब्लिश कराया था। और 1784 में विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनके समय में स्टैब्लिश किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही स्टैब्लिश किया गया था। और 1780 में जो फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था, कौन था? बंगाल गजट। तो जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसका क्या नाम था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये निकाला गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। जेम्स अगस्टस हिकी। ये 1780 में ये पब्लिश किया गया था पहली बार। तो ये भी किस समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो क्या क्या चीजें हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दीवानी कोर्ट को अलग और फौजदारी कोर्ट को अलग कर दिया गया था। ट्रेजरी जो है वो मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जाया गया? कलकत्ता ले जाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और बंगाल गजट जो फर्स्ट न्यूज पेपर था वो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में। और हम देखते हैं इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट वॉर कौन कौन से हुए थे। वॉर्स कौन कौन से हुए थे? कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। पहला हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके समय हुआ? हेस्टिंग्स के समय हुआ। 1775 टू 82 तक हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं, जो मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। और ये जो है वो कैसे खत्म हुई थी? सालबाई की ट्रीटी के द्वारा। सालबाई ट्रीटी से ये एंड हुआ था। 1782 में सालबाई की ट्रीटी के द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ। और सेकेंड जो इनके समय में वॉर हुआ था वो हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये हुआ था 1782-84। और ये कैसे खत्म हुआ? मैंगलोर की ट्रीटी से। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1784 में ये ट्रीटी हुई थी। और इनके समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके विरोध में ये रिजाइन करके कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। तो 1785 में एडमिन बर्ग के द्वारा इन पर महाभियोग लगाया गया था, करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे। लेकिन 1795 में ये सारे आरोपों से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। यानी कि इनको क्लीन चिट दे दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक और पॉलिसी अपनाई थी, रिंग ऑफ फेंसिंग जिसको कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फेंसिंग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फेंसिंग याद रखिएगा। रिंग ऑफ फेंसिंग क्या है? कि जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके जितने भी पड़ोसी राज्य थे वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे बना के रखता था, अपना बफर स्टेट बना के रखता था। और इनके पड़ोसी राज्यों को अगर आर्मी की भी जरूरत होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी उनको देती और उनके साथ अपने संबंध को अच्छे रखती थी। और इनका क्या कहना था कि अपने देश की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो। और उनकी मदद के लिए ये
क्या करते थे, सेना बनाते थे और बफर जोन भी बना कर रखते थे, और उनके इंटरनल मैटर में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करती थी। तो रिंग ऑफ फेंसिंग किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। और नेक्स्ट जिस गवर्नर जनरल के बारे में हम बात करेंगे वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल क्या रहा था, 1786 से लेकर 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था, 1786 से लेकर 93 तक। तो कॉर्नवालिस ने यूरोपनाइजेशन करने की कोशिश की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको यूरोपनाइजेशन करने की कोशिश की थी, यूरोपीयकरण करने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ करप्शन को घटाने की भी कोशिश की थी, करप्शन को कम करने की कोशिश की थी और यूरोपनाइजेशन करने की कोशिश की थी। अगर कहे कि किसने यूरोपीकरण करने की कोशिश की थी भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट में फौजदारी और दीवानी अदालतें खोली गई थी। तो कॉर्नवालिस के समय में जो फौजदारी अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट की फौजदारी अदालत, उनको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर क्लोज कर दिया गया, और उसकी जगह पर क्या बनाए गए थे, 4 सर्किट बनाए गए थे। क्या बनाए थे, 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए थे, और जितने भी राइट्स थे कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कलेक्टर को क्या दिए गए, राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए थे। कॉर्नवालिस के समय से ही कलेक्टर का पद महत्वपूर्ण होता चला गया। और 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था। कॉर्नवालिस कोड आया था जो कि किस पर बेस्ड था, सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड था। तो ये किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने करने की कोशिश की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और ये कब आया था, 1793 में आया था। और इसने क्या किया था, कॉर्नवालिस के समय में पुलिस की सैलरी को क्या बढ़ाया गया था, बढ़ा दिया गया था, पुलिस की सैलरी को बढ़ा दिया गया था ताकि करप्शन ना हो। और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए थे। क्या एस्टेब्लिश किए थे, पुलिस स्टेशन। और वहां का इंचार्ज किसको बनाया गया, दरोगा को बनाया गया था। पुलिस स्टेशन किसके समय में आया, कॉर्नवालिस के समय में ही आया, और दरोगा क्या हुआ, उसका इंचार्ज बनाया गया था, वहां पे हेड बनाया गया था। कॉर्नवालिस के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करना। परमानेंट सेटलमेंट जो कि लैंड रेवेन्यू लेने की एक सिस्टम था, आप कह सकते हैं, वो किसके समय आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, और उसी के हिसाब से जो उस एरिया के जमींदार थे वो टैक्स वसूल करते और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते। और इसमें क्या था कि जितने भी रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू वसूल होगा, उसका लगभग 90% पार्ट, यानी कि 10/11 जो पार्ट है वो किसको देना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। जो भी लैंड रेवेन्यू वसूल होगी उसका 90% पार्ट किसको देना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसका 10% पार्ट जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड थे, वो अपने पास रख सकते थे। और 90% का जो पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। और ये परमानेंट सेटलमेंट सर जॉन सोर के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया था, जॉन सोर के द्वारा बनाया गया था। और इसी में एक फेमस टर्म भी आया था, सनसेट लॉ, याद रखिएगा, सनसेट
लॉ, जो भी लैंडलॉर्ड है या जो भी जमींदार है, जो एक फिक्स डेट दी गई है, सपोज 1 तारीख दी गई किसी महीने की, और 1 तारीख के सूर्यास्त तक अगर कोई जमींदार वो रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाता था, तो उसकी जमींदारी क्या करी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी, किसी और को उस एरिया की जमींदारी दे दी जाती थी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा। एक तो जो कॉर्नवालिस कोड है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो कॉर्नवालिस के समय में आया था। एंड ये परमानेंट सेटलमेंट और उसमें सनसेट लॉ, वो किसके रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। तो इसके अलावा 2 और सेटलमेंट आए थे, महालवाड़ी एंड रैयतवाड़ी। ये भी जो 2 मुख्य आए थे, और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और इन सब एरिया में आया था। तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जितने भी लैंड रेवेन्यू लेने के जो सिस्टम्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उस पर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी आप बस इतना रखिए या कि कॉर्नवालिस के समय से क्या रिलेटेड है, परमानेंट सेटलमेंट रिलेटेड है। और ये जो पॉलिसी है किसके द्वारा बनाई गई थी, सर जॉन सोर के द्वारा बनाई थी। और आगे चलकर क्या किया गया परमानेंट सेटलमेंट में, शुरू में तो था कि फिक्स था कि उनको रेवेन्यू वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, लेकिन आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि अगले 10 ईयर के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। सपोज कि 25 लाख, अगले 10 साल के लिए 25 लाख फिक्स कर दिया। तो जमींदारों को तो 25 लाख रुपए ही देने थे, लेकिन वो बदले में किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल करने लगे और 25 लाख ही देते वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी का अपने पास रख लेते थे। तो किसानों का भी शोषण होने लगा था इस सिस्टम के द्वारा। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है, अब हम उस पर आते हैं। वो कॉर्नवालिस का तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम जिस इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल की बात करेंगे वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जिनका जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर 1805 था। इनका क्या कार्यकाल था, 1798 से लेकर 1805 लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। और इनके समय में क्या क्या मेन काम किए गए थे, मेन क्या क्या चीजें थी, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस इनके द्वारा शुरू की गई थी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इनके द्वारा शुरू की गई थी। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि सेना रखनी होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, आर्मी क्या रहती थी, जो जिनके साथ ये सब्सिडरी अलायंस की जो इनकी जिनके साथ ट्रीटी की ये करते थे, वहां उनको अपनी आर्मी रखनी पड़ती थी अपने 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 एरिया में। और साथ ही साथ उनको रेंट भी देना पड़ता था, रेंट भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। रखने का रख रखाव, मतलब कहने का मतलब है कि रख रखाव भी करना पड़ता था आर्मी का, और उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी ये रेगुलेट करते थे सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। तो सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई। लेकिन सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस एक्चुअल में फ्रेंच जो गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उनके द्वारा शुरू की गई थी। डुप्ले ने ही बताया कि किस तरह से सब्सिडरी अलायंस हम रख सकते हैं। ये रास्ता किसका दिखाया हुआ था, डुप्ले का दिखाया हुआ था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। और डुप्ले ने ही सारी नीतियां जो चली उसको फॉलो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जो और ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। डुप्ले तो नहीं कर पाया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले की ही पॉलिसी को फॉलो किया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम भी किसका सबसे पहले शुरू किया गया था, किसके द्वारा, वो डुप्ले के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको फॉलो किया था वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि वेलेस्ली ने शुरू किया। इसमें क्या रखनी होती थी, आर्मी रखनी होती थी जिसके साथ ये ट्रीटी की जाती थी, और आर्मी का रख रखाव भी, मेंटेनेंस भी करना होता था, मेंटेनेंस भी करना रहता था। और फॉरेन पॉलिसी भी यही रेगुलेट करते थे, यानी कि किसी पड़ोसी देश के साथ अगर इनका कोई मीटिंग होती, कोई डिस्कशन होता, तो वहां पर भी कंपनी नवाब मौजूद रहते थे। तो सब्सिडरी अलायंस करने वाले सबसे पहला था हैदराबाद।
हैदराबाद, इसने कब किया था? 1798 में। मैसूर, याद रखिएगा ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। 1799 में मैसूर। तंजौर, तंजौर ने किया था, इसने भी किया था 1799 अक्टूबर में। अवध, अवध 1801 में। पेशवा, पेशवा के साथ भी सब्सिडी अलायंस किया गया था दिसंबर 1801 में। बेरार एंड भोसले और भोसले, इनके साथ किया गया था 1804 में। सिंधिया, सिंधिया के साथ किया गया था 1804 में। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ भी किया था। जयपुर, जोधपुर, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ भी सब्सिडरी अलायंस किया गया था। और इसके समय में ही लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी समय 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान क्या हुआ था? मारा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल थे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। और ये खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। और इसी के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1800 में एस्टेब्लिश हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये किस लिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। यानी कि सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है, जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1798 से लेकर 1805 का था। सब्सिडरी अलायंस अगर आपसे पूछे तो किससे रिलेटेड है? लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है। और टीपू सुल्तान किसके समय में मारा गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही मारा गया था 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जाम्स में। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, जैसे कि तंजौर किस साल सब्सिडरी अलायंस बना? तो 1799 में। मैसूर 1799 में। टिप्पू सुल्तान भी कब मारे गए थे? 1799 में। और खुद को कौन बंगाल का शेर कहता था? तो कौन कहता था? वो लॉर्ड वेलेस्ली कहलाता था। और वेलेस्ली के बाद फिर से कॉर्नवालिस का ही टेन्योर शुरू हुआ था। और लेकिन जल्दी ही वो क्या हुआ था? कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो लॉर्ड वेलेस्ली है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है हम उस पर डिस्कस करेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1813 से लेकर 23 तक था, 1813 से लेकर 1823 तक। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इनके समय से इंपॉर्टेंट कुछ जो घटनाएं हुई वो क्या क्या थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। एंग्लो नेपाल वॉर, नेपाल वॉर ये कब हुआ था? 1814 से लेकर 16 तक। इसमें जो अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा, इन्होंने सरेंडर कर दिया था। किसने सरेंडर कर दिया था? अमर सिंह थापा ने सरेंडर कर दिया था। और ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। नेपाल जब हार गया तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी।
1816 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, उसमें कुछ एरिया को इंडिया में शामिल कर लिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सॉरी शामिल कर लिया था ट्रीटी ऑफ सुगौली के द्वारा। और गोरखा को आर्मी में इन्हीं के समय में शामिल किया गया। गोरखा को आर्मी में शामिल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इनके समय में एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ था, सप्रेशन ऑफ पिंडारीज। सप्रेशन ऑफ पिंडारीज यानी कि पिंडारियों का क्या किया गया था, दमन कर दिया गया था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। एंग्लो मराठा वॉर यानी कि मराठा के साथ जो थर्ड वॉर हुआ था वो किसके समय में हुआ था, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और अंतिम रूप से मराठा की शक्ति को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था कि मराठा यहाँ पर बुरी तरह से हारे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, जीत हुई थी, जीत गया था। और 1822 में टेनेंसी एक्ट हुआ था। टेनेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी कानून भी जिसको कहते हैं, वो किसके समय में आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड, वो है कि सेपरेशन ऑफ पिंडारीज किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। एंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। और टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित किया गया था, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये हो गए लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, सबसे पहले तो हम इनका जो है टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो 1828 से लेकर 35 तक, 1835 तक, 1833 में क्या आया, चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट आया जिसके अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको पूरे इंडिया का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। तो अब हम देखते हैं कि इनके समय में कौन कौन से मेन मेन जो चीजें भी वो हुई थी। सबसे पहला तो है 1829 में इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सती प्रथा को समाप्त किया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का भी इसमें नाम है, याद रखिएगा, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण को लाने वाले कहे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने आर्टिकल 17 के द्वारा सती प्रथा को क्या किया, एबॉलिश किया, कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। और इसके पहले क्या कोशिश नहीं की गई थी, की गई थी। अकबर और जो मराठा पेशवा थे, अकबर एंड मराठा पेशवा, इनके द्वारा भी सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कर नहीं पाए थे। और ठगी को रोकने का प्रयास किया। ठगी को रोकने का प्रयास किया किसके द्वारा, स्लीमैन की हेल्प से, स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ जो शिशु हत्या हो जाती थी, जो बालिका हत्या की जाती थी, उसको भी रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। और 1835 में कैलकाटा में एक मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था। मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और मैकाले के रिकमेंडेशन पर 1835 में ही मैकाले के रिकमेंडेशन पर क्या किया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई गई। भारत में इंग्लिश को
शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी कि भारत में अब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। वो रिकमेंडेशन की थी, किसकी थी? मैकाले की रिकमेंडेशन थी, याद रखिएगा। और इसके समय में एनेक्सेशन ऑफ मैसूर किया गया, यानी कि मैसूर को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर किससे? फ्रॉम वडेयार, याद रखिएगा। तो इससे संबंधित जो भी मेन चीजें थी, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है कि सती प्रथा से रिलेटेड, कि सती प्रथा के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके समय में ही ये किया गया था। और राजा राम मोहन राय का नाम भी इसमें जरूर आता है। और इसे एक बार रोकने की पहले भी कोशिश की गई थी अकबर के द्वारा और मराठा पेशवा के द्वारा। ठगी प्रथा है उसको रोकने का प्रयास किया गया स्लीमैन की सहायता से। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोले गए और मैकाले की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर इंग्लिश को, अंग्रेजी को शिक्षा का क्या बनाया गया? माध्यम बनाया गया। जहाँ जगह जगह स्कूल खोले गए, जिला स्कूल खोले गए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले गए आगे चलकर। तो ये किसका रिकमेंडेशन था? मैकाले का रिकमेंडेशन था, जो कब आया था? 1835 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और एनेक्सेशन ऑफ मैसूर किया गया किससे? वडेयार से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक छोटा सा हम देख लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाल्फ, इनका जो टाइम पीरियड था 1835 से लेकर 1306 तक था। इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पर, इंडिया के प्रेस पर, वो किसके द्वारा हटाए गए थे? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हटाए गए थे। ये गवर्नर जनरल 1 साल के लिए रहे थे 1835 से 1306 तक। इनसे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? तो वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो डलहौजी हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कशन लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी करेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग देख लेते हैं हम थोड़ा सा। लॉर्ड हार्डिंग, इनका जो टेन्योर था 1844 से लेकर 48, ये 4 साल के लिए गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 46 के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीत गए थे? इसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे। ब्रिटिश क्या हुए थे? जीत गए थे, इनकी जीत हुई थी और सिखों की हार हुई थी। और इसने ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी कि नर बलि जो होती है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम किए गए थे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डलहौजी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे भारत के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। और इनका कार्यकाल हम देख लेते हैं। इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 56 तक, यानी कि 1857 में जो हमारी क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके ठीक 1 साल पहले तक लॉर्ड डलहौजी थे। तो सारा किया धरा इनका ही था, जिसके बाद क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे ज्यादा डलहौजी अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या, इसको हम क्या कहते हैं? हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति, इसमें किसी भी देसी रियासत को ये क्या करते, कुछ भी एलिगेशन लगाकर हड़प लेते थे। कभी कहते कि आपका उत्तराधिकारी नहीं है, आपका डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं है, हम गोद लीवे संतान को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, ऐसा आरोप लगाकर भी ये हड़प लेते थे। कभी जैसे अवध को ये कुशासन, मिस गवर्नेंस के आधार पर इन्होंने हड़प लिया। तो बहुत सारे देसी रियासतों को इन्होंने हड़पा था। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की थी सतारा। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, इसको 1848 में इन्होंने हड़प लिया। जैतपुर
जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, और संभलपुर जो कि उड़ीसा में, इसको इन्होंने हड़पा 1849 में। फिर बघात 1850 में इन्होंने हड़प लिया। उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में 1852, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 1852 में इन्होंने हड़प लिया। झांसी को 1853 में इन्होंने हड़प लिया। और झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई। और इनको, उनके बचपन का नाम क्या था? किसको किसको पता है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बहुत ही वीर थी, बहादुर थी। और बचपन से ही उनको तलवारबाजी, घुड़सवारी, इन सब का बहुत शौक था। और अंग्रेजों से उन्होंने बहुत लोहे भी लिए थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक फेमस कविता भी है झांसी की रानी पर, आप में से सबने पढ़ा होगा। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी को भी उन्होंने हड़प लिया 1853 में। झांसी के राजा की जब मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो संतान को गोद ली, दामोदर राव को उन्होंने गोद लिया था। तो इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों का कहना था कि हम गोद ली हुई संतान को आपका उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, और उन्होंने हड़प लिया झांसी को। उसके बाद आगे चलकर क्या हुई, लड़ाई हुई थी, जो कि 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, क्रांति हुई थी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, सब ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था, जिसमें झांसी की रानी क्या हुई थी, शहीद भी हो गई थी। और लेकिन बहुत बहादुर थी, और उनके किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। यहाँ तक कि एक अंग्रेज थे, जब वो उनकी मृत्यु हो गई झांसी की रानी की, तो एक अंग्रेज थे, याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, तो उन्होंने कहा था कि इतने सारे पुरुषों में यही एक वीर महिला है जो पुरुषों की भांति लड़ रही थी, जो मर्दानी की भांति लड़ रही थी। तो झांसी की रानी बहुत बहुत वीर थी, और बहुत बड़ी योद्धा थी, जिसको अंग्रेजों ने भी माना था, इस बात को स्वीकार भी किया था। और साथ ही नागपुर को भी इन्होंने हड़प लिया था 1854 में। तो ये सारे राज्य को इन्होंने हड़प लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। साथ ही साथ 1856 में इन्होंने अवध को भी हड़प लिया था। अवध को मिस गवर्नेंस के आधार पर इन्होंने हड़पा था। अवध में शासक थे उस समय, अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह क्या थे? नवाब थे अवध के, नवाब शासक थे अवध के वाजिद अली साहब। फिर भी उन्होंने कहा कि कुशासन के आधार पर, मिस गवर्नेंस के आधार पर उन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया अवध को। ये तो हद ही था इनका तो। और उन्होंने जो सेना का जो हेडक्वार्टर था, आर्मी का हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर उन्होंने कहाँ रखा, शिमला में कर दिया। शिक्षा में सुधार के लिए, मैं इधर आपको लिख देती हूँ, आसानी होगी। वुड्स डिस्पैच किसके समय आया था? वुड्स डिस्पैच एजुकेशन में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए आया था। वुड्स डिस्पैच ये आया था 1854 में लाया गया था। और इसके तहत यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? कैलकाटा में, मद्रास में, और कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किए गए थे। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था? 1854 में। और पहली बार डाक टिकट को इंट्रोड्यूस किया गया था। डाक टिकट के बारे में सबसे पहले किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था? किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया था? सॉरी, वो डलहौजी के समय में इंट्रोड्यूस किया गया था। और रेलवे का जनक, भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुई थी। रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे टू थाने, पहली बार क्या चली थी? रेल चली थी 34 किलोमीटर। फर्स्ट टाइम क्या चली थी? ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? बॉम्बे से थाने के बीच में पहली बार ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली थी।
और जैसे कि मैंने आपको बताया 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था, पहली बार डाक टिकट लाया गया था। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अलग किया गया था। डिपार्टमेंट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लाया गया था। और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज के लिए अलग से डिपार्टमेंट लाए गए थे। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ये किस समय आया था? 1853 में ये भी आया था। कलकत्ता से आगरा के बीच में सबसे पहली कैलकाटा टू आगरा इसके समय में आया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। डलहौजी के समय ही आया था। और भारत की समर कैपिटल शिमला को समर कैपिटल बनाया गया। याद रखिएगा, इतनी सारी चीजें हैं जो डलहौजी से रिलेटेड है। सेना का हेडक्वार्टर भी शिमला में लाया गया था। और शिमला को क्या बनाया गया? शिमला को जो समर कैपिटल बना दिया गया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? आप में से सबको पता ही होगा, ये तो बचपन से ही हम पढ़ते ही आ रहे हैं। डलहौजी से रिलेटेड है। सतारा, जयपुर, संबलपुर, ये याद रखिएगा किन किन राज्यों को इन्होंने हड़पा था। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ किया? शिमला में। उड्स डिस्पैच एजुकेशन में सुधार के लिए लाया गया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया 1854 में, जिसमें सबसे पहले जो डाक टिकट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया गया था इसके समय में। और लोक सेवा विभाग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट लाया गया था। ये सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो गवर्नर जनरल बहुत सारे थे, अगर आप देखें तो ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। और एक बार आप बुक को जरूर पढ़िए। बुक को पढ़िएगा तो एक बार वीडियो लेक्चर देखने से और उसके बाद बुक को पढ़ने से क्या है, जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो अभी तो ये जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया कंपनी के गवर्नर एंड जो गवर्नर जनरल थे भारत में, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायसराय के बारे में कि वायसराय कौन कौन थे भारत के। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो क्या कहा जाने लगा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, राजा का प्रतिनिधि कहा जाने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। सबको एक में करती तो बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए 2 पार्ट में मैं इसको लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।